या तो कोई जगह मंदिर हो सकता है या तो कोई जगह मस्जिद हो सकती है। ना मस्जिद के अंदर पूजा हो सकती है ना मंदिर के अंदर नमाज हो सकती है। कि भोजशाला का जो पूरा परिसर है एक हिंदू मंदिर का परिसर है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ अलग अलग देवी देवताओं के चिन्ह थे, मूर्तियां थी, खम्भों पे पिलर थे जिनको मिटाया गया और उन्हीं को दोबारा मस्जिद के शेप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जो महिलाएं हैं जब कोर्ट में गवाही देने जाती हैं तो उनको खतरे का एहसास होता है या वहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं, जाने माने एडवोकेट। चाहे वो अयोध्या का मसला हो और चाहे वो ज्ञान वापी का मसला हो और अब चाहे वो भोजशाला का मामला हो, उन सब में अगर किसी का नाम कानूनी तौर पर जब कानून की बात होती है वहां पर सबसे पहले आता है तो विष्णु जैन जी का। आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। भोजशाला पर एएसआई की रिपोर्ट आई है और आपने जिस तरीके से अयोध्या का मामला संभाला, ज्ञान वापी मसले पर भी आप ही जो हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं और अब भोजशाला का मामला, उस पर एएसआई रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कानूनी पक्ष को, कानूनी दावे को उसे लेकर जो किया जाता रहा है उसे कितना पुख्ता करेगी? देखिए, भोजशाला के केस में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो हिंदू पक्ष ने माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने केस डाला था वो क्या था। हमारा केस बेसिकली ये था कि राजा भोज ने इसको 11वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनवाया था, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का मंदिर, और उसको गलत ढंग से तोड़ा गया है और उसको एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2003 में बहुत ही रिसेंटली एएसआई ने एक आदेश पारित किया इन दोनों समाज के बीच में डिस्प्यूट को देखते हुए और ये कहा कि इस परिसर में हिंदू समाज के लोग मंगलवार को पूजा करेंगे और इसी परिसर में फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। और बहुत सारे डिस्प्यूट बढ़ता चला गया कि जब वसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ती थी तो उस दिन डिस्प्यूट बढ़ता था कि अब आज यहाँ नमाज कौन करेगा, पूजा कौन करेगा। हमने ये मुद्दा उठाया कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 25 के तहत हर एक समाज का अपना फंडामेंटल राइट होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पूजा पाठ करने का। या तो कोई जगह मंदिर हो सकता है या तो कोई जगह मस्जिद हो सकती है। ना मस्जिद के अंदर पूजा हो सकती है ना मंदिर के अंदर नमाज हो सकती है। तो ये जो एक ऑर्डर पास किया गया सेकुलरिज्म की आड़ में, ये गलत है और इस आदेश को निरस्त किया जाए। और भोजशाला का क्या धार्मिक स्वरूप है ये साइंटिफिक माध्यम से तय करने का एएसआई को आदेश दिया जाए। या तो ये सिद्ध हो कि भोजशाला एक मस्जिद परिसर है, हम बाहर हो जाएंगे, या भोजशाला एक मंदिर परिसर है और उसके बाद उसमें कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे। ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए और ऑर्डर 26 रूल 10A को ध्यान में रखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सपर्ट बॉडी मानते हुए इस केस में ये डायरेक्शन दिया कि आप एक्सपर्ट और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या कैरी आउट करिए। 98 डेज तक एएसआई ने अपनी यहाँ मशक्कत की, एक्सपर्ट एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन जुटाने की कोशिश की। जीपीआर सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से सर्वे किया गया और आज 2015 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट के सामने डाली है। और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि भोजशाला का जो पूरा परिसर है एक हिंदू मंदिर का परिसर है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ अलग अलग देवी देवताओं के चिन्ह थे, मूर्तियां थी, खम्भों पे पिलर थे जिनको मिटाया गया और उन्हीं को दोबारा मस्जिद के शेप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। चलिए, ये तो बात हुई, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उससे इस पूरे कानूनी मसले को कितना बल मिलेगा और वहां पर कितना अच्छे तरीके से, पुख्ता तौर पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। अभी पूरा का पूरा एक तरीके से कानून जो बदलाव हुआ पिछले साल कानून में वो अब लागू हो गया है। मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में उसे लेकर बहुत सारी बातें होंगी कि नई धाराएं जोड़ी गई हैं, धाराएं बदली गई हैं, अब हमारा हक जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उठा सकते हैं, हक अपना मांग सकते हैं। पुलिस जिस तरीके से अब चार्जशीट तैयार करेगी, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उसे लेकर मैं उसमें मेन तौर पर महिलाओं को लेकर जानना चाहूँगी आपसे। महिलाओं को लेकर जो अधिकार की बात कही गई है, महिलाओं को लेकर कानून में जो बदलाव हुए हैं वो कितना पुख्ता हुए हैं और पहले से क्या स्थिति महिलाओं की जो कानून में हमें हक मिले हैं बेहतर होगी? देखिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमारे, आप इस बात को समझ लीजिए, जो पहले का स्ट्रक्चर था और आज का जो रिजीम है, लीगल रिजीम, इन दोनों रिजीम्स में अगर आप सेक्शन 498A पढ़ें चाहे 113A पढ़ें, इन सारे सेक्शंस में स्पष्ट रूप से है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट विमेन इन्वॉल्व है, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द अक्यूज्ड। मतलब अगर एक महिला कोई बात कोर्ट में कह रही है
कि उसका अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑपोजिट पार्टी के ऊपर हो जाता है कि उसको अन्यथा प्रूफ करे। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। और ये जो प्रेजेंट लीगल रिजीम आई है, इसमें जो मैं सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखता हूँ जिससे मुझे लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, उसमें जो प्रोसीजरल कुछ चेंजेस किए गए और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इस पूरे लीगल रिजीम में रखा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से आज अगर कोई आदमी गवाही देने जाता है कोर्ट में जिसके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, वो ना विसिल ब्लोअर बन पाता है, ना एक प्रॉपर एविडेंस दे पाता है। तो उसके प्रोटेक्शन की जो बात यहाँ पे कही गई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस जो टेक्नोलॉजी को इस पूरे लीगल सेटअप में इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कहत आप ऑनलाइन अपनी गवाही दे सकते हैं, गवाही रिकॉर्ड हो सकती है, उस तरह से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको बहुत ज़्यादा कर्व करने की मुझे लगता है एक कवायद है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं जब अपने लीगल करियर के दौरान प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जो महिलाएं हैं जब कोर्ट में गवाही देने जाती हैं तो उनको खतरे का एहसास होता है या वहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को पहले के लॉ में भी ख्याल रखा गया और इस लॉ में और पुख्ता तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको ख्याल रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये जो लीगल सेटअप है इस समय जो प्रेजेंट लीगल रिजीम है और जितने अलग अलग एक्ट चल रहे हैं, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन हो एट वर्क प्लेस, साथ ही साथ सेक्शन 498A हो जो पिछले सेक्शन में प्रोवाइडेड था, डाउरी डेथ का जो मामला हो सेक्शन 304B, उसके साथ जो प्रिजम्पशन दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113A, ये सारी चीज़ें एक तरह से जो विमेन जस्टिस, विमेन सेंट्रिक लॉ और जो विमेन डिग्निटी का एक इशू है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जो आर्टिकल 15 की मूल भावना के अनुरूप। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में ज़रूर आया होगा लोगों के कि नए सिरे से अब कानून की धाराएं आप लोगों को याद करनी पड़ी होंगी, वकीलों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो गया है। देखिए वकालत जो है हाँ। ये कोई एक रट्टा मारने की या मगअप करने की एक प्रैक्टिस नहीं होती है, ये कानून को जीने की प्रैक्टिस होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने धाराएं रट ली और आप कोर्ट चले गए। नो, ये आपको धाराओं को समझने की प्रैक्टिस है। अगर हमें धाराओं की मूल भावना पता है, जैसे आप आज जर्नलिज्म में हैं, आपको पता है कि आपको कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को, तो अगर आप किसी और चैनल में भी जाएंगी तो आपको एक मूल सेटअप पता है। उसी तरह से जो लॉयर्स होते हैं, अगर आपको एक मूल लॉ का सेटअप पता है तो धाराएं हमें नहीं रटनी होती हैं। वी डोंट हैव टू मग अप द सेक्शंस। हमें सेक्शन की क्या संरचना है, क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, क्या मंशा है, अगर मर्डर है उसमें ऑफेंस है, कितने साल की सजा है, क्या उसका सेटअप है, कैसे उसका ट्रायल होगा, FIR होगी, पुलिस चार्जशीट करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने चार्जशीट प्रोड्यूस की जाएगी, चार्जशीट की कॉपी अक्यूज को दी जाएगी, चार्ज फ्रेम होंगे, विटनेस की गवाहियां होंगी, 313 का स्टेटमेंट होगा, फिर कोर्ट का जजमेंट आएगा। ये मूल एक संरचना है, इसमें किसी को धाराएं रटने की जरूरत नहीं है। आप रेफरेंस के लिए धाराएं पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ना भी चाहिए, पर मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि वकीलों के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जो लोग लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए कभी कोई मुश्किलात नहीं। मैं वापस लौटूंगी ज्ञानवापी पे और मैं वापस लौटूंगी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है भोजशाला को लेकर। ज्ञानवापी का भी आप जो है वो अपने पैरवी आप कर रहे हैं, भोजशाला के मामले से भी अब जुड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से ज्ञानवापी और भोजशाला को दोनों को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहीं दोनों का मसला आके एक किसी पॉइंट पर मैच करता है? नहीं, देखिए दोनों केसेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है और डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्ञानव्यापी का केस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ज्ञानव्यापी नहीं है। भोजशाला के केस में एडवांटेज ये है कि भोजशाला 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था और अपने संरक्षण में रखा था। तो ज्ञानव्यापी में 30 साल का समय इसी कॉन्ट्रोवर्सी में लग गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, पर यहाँ पे ऐसा मसला नहीं उत्पन्न होता है। उसका कारण यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज A में लिखा हुआ है कि ये एक्ट वहां लागू नहीं होगा जो ASI संरक्षित स्मारक है। तो भोजशाला क्योंकि ASI संरक्षित स्मारक है इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कंट्रोवर्सी लागू नहीं होती है। प्लस जो वहाँ पे फैक्ट्स में जो ग्राउंड पे चीज़ें मिली, मूर्तियाँ मिली हैं, वो दोनों अपने आप में अलग हैं। वहाँ शिव मंदिर की बात हो रही है, ये सरस्वती मंदिर की बात है, पर ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि एक हिंदू मंदिर के परिसर को गलत ढंग से कब्जा करके उसे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है। आप इस तरह के केसेस जो हैं अयोध्या से लेकर भोजशाला तक, विष्णु जैन एक नाम बन चुके हैं। इस तरह के जो केसेस आपके सामने आते हैं, लड़ते हैं, तो जब आपके पास आते हैं इस तरह के मामले, पहला अप्रोच, पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है?
पहला थॉट और पहला अप्रोच यही आता है कि भावनाओं में आपको नहीं बहना है। जो इस केस की लीगल रिसर्च है, जो इस केस के हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसको बहुत ही प्रोफेशनली, उसको बहुत ही क्लिनिकली हमें अध्ययन करना चाहिए। और कोई बात समाज में आके या मीडिया में आके ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जो तथ्यों के खिलाफ है। चाहे वो ज्ञानव्यापी का मसला हो, मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी कर रहा हूँ, वहां पे भी जितने फैक्ट्स हमने रखे हैं, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ किया है कि वहां पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी वो गलत बनी हुई है। ज्ञानव्यापी के केस में भी हमारे यही फैक्ट्स हैं, भोजशाला में भी यही फैक्ट्स हैं, राम मंदिर में भी यही फैक्ट्स हैं। इन चारों केसेस को अगर आप एनालाइज करेंगे और मेरे जितने स्टेटमेंट्स हैं उसको एनालाइज करेंगे, कोई भी बात कोई भावावेश में बोली हुई बात नहीं है। हर एक चीज के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च है, हर एक चीज के लिए लीगल रिसर्च है, हर एक चीज पे यहाँ पे कोई भी आके भाषण नहीं दिया गया है। जो एएसआई की रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे बात की गई है, लॉ ऑफ पॉइंट्स जो हैं उसके आधार पे बात की गई है। और यही बात कही गई कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर दो समुदायों के बीच में डिस्प्यूट है, जेरूसलम का आज हम इतिहास देख रहे हैं, 2000 साल से पहले का डिस्प्यूट है, आज तक कोई कोर्ट उसे सॉल्व नहीं कर पाई है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत थी कि 500 साल का डिस्प्यूट राम मंदिर के माध्यम से सॉल्व हुआ। और इस देश ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि अगर सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट्स हैं तो वो सड़क पे सॉल्व नहीं हो सकते, वो कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब आप इन तरह के डिस्प्यूट पे बात कर रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनली, बिना भावनाओं में बहे हुए अपनी बात तर्कों और फैक्ट्स के आधार पर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि भावनाओं में बहे बगैर आपको तथ्य, फैक्ट्स जो आपके सामने, उसे लेकर बात करनी बहुत जरूरी है। और उतनी ही अच्छे तरीके से, मजबूती से कोर्ट में आपको अपनी बातें रखनी हैं। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है आपसे कि इस तरह के हर वो कंट्रोवर्शियल विषय जो सालों से पड़े हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं और बेहद कंट्रोवर्शियल हैं, सेंसिटिव ऑल्सो, इस तरह के मुद्दे से, इस तरह के केस से आपका नाम जरूर जुड़ा है। वजह इसके पीछे कुछ खास? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो सीनियर है माननीय हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी समय राम मंदिर के केस को सॉल्व करने में लगाया। और ये एक अलग ब्रांच ऑफ लॉ है जिसके लिए आपको काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है। मैंने अपने बाबूजी को 1989 से देखा राम मंदिर के केस में संघर्ष करते हुए, तो उससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। राम मंदिर के केस से बहुत ज्ञान मिला, उसी तहत ये सारे काम किए गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा नाम है, देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो गुलामी काल में गलत हुआ है उसको रेक्टिफाई किया जाए कोर्ट के माध्यम से, इसलिए सारे लोग लगे हुए। विष्णु जी, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।